हाँ चलो, प्रिज्म में हम लोग ये बात कर चुके थे कि हमारा एंगल ऑफ डिविएशन कितना आ रहा था, है ना। हेलो, अरे प्रिज्म में हम लोग ये बात कर चुके थे ना कि एंगल ऑफ डिविएशन कितना आएगा। ये वाला डेल्टा कितना आया था, ये एंगल अगर ए है, इस सरफेस पर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आई है, ये एंगल अगर ई है, तो डेल्टा क्या आया था, आई प्लस ई माइनस ए। अरे ये तो आया था ना, सही है ना। अरे सही है ना। यस। ठीक है, एक सेकंड, इसके ऊपर एक दो प्रॉब्लम प्रॉब्लम दिया है, इसके ऊपर ये मैं बुकलेट में नहीं दिया है। इसके ऊपर प्रॉब्लम दिया है ये मैं बुकलेट में, डेल्टा नेट निकालने को। हेलो, अरे किए हो तो बोलो बोलो ना यार, दिया है नहीं दिया है। हेलो, 3 तक नहीं दिया है, 3 में नहीं है। लो तो फिर लो, एक्चुअली प्रॉब्लम देखो फिर वो कैसे बोल रहा है मिनिमम डिविएशन ही है वो। एक क्वेश्चन है सर, एक। दूर यार, एक क्वेश्चन के लिए कोई परेशान है। ये एंगल दिया 45, है ना। ये एंगल दिया हुआ 75। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट डेल्टा नेट। फाइंड आउट डेल्टा नेट, फाइंड आउट, बताओ कितना होगा, तब तक हम दूसरा प्रॉब्लम भी लिख लेते हैं। चलो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, यही कर लो, बहुत है। और बताओ ये वाला कितना आएगा। ये वाला 75 है। हाँ, किस क्वेश्चन में ना पूछा है डेल्टा मिनिमम, बोल लो थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर बताओ कौन सा है, देखें हम भी, उसके बाद ही बात कर पाएंगे कि भाई कितने लेवल तक जाना है। डेल्टा मिनिमम वाला क्वेश्चन बताओ कौन सा ये है, क्वेश्चन है बताओ। सर डेल्टा मिनिमम पे नहीं है, वो है इसका इंसिडेंस एंगल वाला है, मिनिमम इंसिडेंस।
कहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन बता? 38 नंबर सर, एंगल एक्सरसाइज 3 में। एक्सरसाइज 3 38 नंबर। हाँ तो ये डेल्टा मिनिमम का एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, डेल्टा मिनिमम डिफरेंट चीज तो होता है, इसलिए हम खुद 3 ही में तो सॉल्व सर नहीं है, 4 का पता नहीं सर, क्या पता वो 4 का बोल रहा हो। हाँ तो ये तो पूछ रहा है कहाँ गया वो, भाई बताओगे तो कहाँ पे दिया है बताओ। पहले ये तो कैलकुलेट करो यार, ये कर नहीं पा रहे हो और बात करो लंबा चौड़ा। 60 डिग्री आ रहा है। 60 डिग्री आ रहा है, यस सर। एक सेकंड देखने दे। डेल्टा मिनिमम, हाँ 60 डिग्री आ रहा है, सही बात, 60 डिग्री आ रहा है, सही कैलकुलेट किया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखो सब कोई, पेज नंबर 190, पेज नंबर 190 क्वेश्चन नंबर 38। आपसे क्या बोल रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ प्रिज्म इज √7/3। Refractive index of a prism is √7/3 and the angle of prism is 60 degree. The minimum angle of incidence of a ray that will be transmitted through the prism is. क्या मिनिमम एंगल भेजा जाए जिससे वो यहां से वहां तक क्रॉस कर जाए, मतलब वो आई मिनिमम पूछ रहा है। अरे ये तो पूछ रहा है, सोचो क्या ऐसा काम कर सकता है। मान ले कि अगर इस एक्चुअली क्वेश्चन को हम ना बाई डायग्राम को समझाने की कोशिश करते हैं। अरे ये वाला तो हुआ, सर हेलो? बता दीजिए ये वाला क्वेश्चन। ये राम, ये भी नहीं हुआ। ये एंगल R1, ये एंगल R2, हम जब एक्चुअली प्रिज्म बताए थे उस टाइम में ना बताए थे ये एंगल अगर A है तो A इक्वल्स टू क्या आता है, R1 प्लस R2। हेलो, अरे नहीं बताए थे यार। यस सर। इस एंगल, इस सरफेस पर अगर हम यूज करें क्या स्नेल्स लॉ तो क्या आएगा, n1 sin i, मतलब n1 sin i शुड बी इक्वल्स टू n2 sin r1। अरे यहाँ पर रिफ्रैक्टिव एंगल कितना है, R1 है। हेलो, यस सर। n1 कितना है, 1 है, तो 1 इंटू साइन 45, साइन 45 1/√2 इज इक्वल्स टू n2 कितना है, √2 साइन r1। √2 को यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू साइन R1। तो R1 का वैल्यू क्या आएगा, 30 डिग्री। अब अगर R1 30 डिग्री है तो R2 कितना हो जाएगा, 45। 45। अब फिर से सेकेंड सरफेस पर फिर से वही कहानी, क्या n1 sin i इक्वल्स टू n2 साइन, यही तो हमारा इमरजेंस एंगल है साइन ई। n1 यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, √2, क्योंकि रे कहाँ से कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो √2 इंटू साइन 45 दैट इज 1/√2। दिस थिंग शुड बी इक्वल्स टू 1 इंटू साइन ई। ये √2 कैंसिल, तो ई का वैल्यू क्या आ गया, 90 डिग्री। हेलो, अरे ये तो यस किया सर। होगा,
अरे यही यस सर। और कैलकुलेशन सही है ना यार? यस सर सही है। हाँ, अब इसके बाद का हमारा कहानी क्या है? डेल्टा क्या होता है? आई प्लस ई माइनस ए। आई कितना है साहब? 45। कितना है? हाँ 45। ई कितना है? 90। और ए कितना है? 75। तो कितना हो जाएगा? 60। 60। हो तो गया, क्या दिक्कत? लिखो इसको, कहीं कोई डाउट है तो पूछो, कहीं कोई डाउट है तो पूछ ले। अरे सही है ना? लिखो इसको। बाकी जो लोग ये वाला क्वेश्चन कर चुके हैं वो पेज नंबर 190 क्वेश्चन नंबर 38 पर मनन करें। सर इस क्वेश्चन में तो मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो सकता है ना सर, जहां से टी आई आर मतलब ना हो सर। हाँ सही तो वो बात। तो वैल्यू आ रहा है 7/3। हाँ, क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ये हो, छोटा हो, तभी तो पॉसिबल। क्रिटिकल सेकेंड सरफेस पर जो R2 होगा, अगर वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वो TIR होगा। यस सर। ट्रांसमिट होने के लिए R2 तेरे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि R2 कितना आ रहा है ना? हाँ, तो ये ले आना, पानी ले आना। छोड़ दे, है। अच्छा चल ठीक। बाइक मिला तुमको? क्या तुम कैसे है, बाइक से है? अच्छा अच्छा। ठीक है, थोड़ा सा ये ले, पानी ले। हाँ, तो रुचि बता रहे थे कि R2 के लिए सोचो तुम, R1 के लिए तो सोचो ही मत। R2 के लिए सोचो कि क्या ऐसा किया जाए ताकि वो क्रिटिकल एंगल से छोटा है। इंटेलेक्चुअल रेस में कंपटीशन कम होता है। अरे
सर R2 तो 30 डिग्री आ रहा है। R2 30 डिग्री आ रहा है। देखते देखते फिलहाल तुम्हारे सामने चालू करके देखते। हाँ n दिया हुआ है √7/3 है ना, एंड द एंगल ऑफ प्रिज्म ए दिया हुआ है 60 डिग्री। अच्छा, द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ अ रे दैट विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द प्रिज्म। तो इसके लिए R2 को क्रिटिकल एंगल से छोटा होना होगा। तो सेकेंड सरफेस पर अगर हम लोग देखें तो क्रिटिकल एंगल कितना निकालेंगे? क्रिटिकल एंगल क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/n, यही तो होता था ना। हेलो, यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से n का वैल्यू तो ऊट पटांग दिया हुआ है, तो थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा कितना चलाएगा, √3/7, यही तो आएगा। Yes, sir. √3/7 कितना होगा, ये मैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देख कितना आएगा। कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखो ना कितना आएगा। अरे देखो मेरे पास कैलकुलेटर थोड़ी थी, तुम कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखो ना मोबाइल में कितना आ रहा है। 0.6। 0.6, अगर ये 0.6 आ रहा है मतलब देखो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, मतलब 0.5, तो ये साइन 30 से थोड़ा सा बड़ा होगा। और 1/√2 का एक्चुअली वैल्यू कितना तो होता है, 1/√2 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, ये चीज भी बता। 1/√2 बताओ कितना होगा। 0.7। 0.7, हाँ तो ये लगभग 38-40 डिग्री के आसपास में होगा। मान लेते हैं कि मेरा ये 40 डिग्री है, तो अगर थीटा हमारे पास 40 डिग्री है तो R2 का फिर ये हमारा एक्चुअली क्रिटिकल एंगल आया कितना 40 डिग्री। मतलब R2 का मैक्सिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, R2 का जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो हमारा 40 डिग्री है। 40. अरे यही तो है, Yes, sir. सही है ना। अब अगर R2 का मैक्सिमम 40 डिग्री है, मेरे को ना ये चीज पता है कि R1 प्लस R2 क्या होता है, एंगल ए। और 60 अगर डिग्री। R2 मेरा 40 डिग्री है तो R1 क्या होगा 20 डिग्री। 20 डिग्री। अच्छा, अब एक चीज को और समझते हैं, अगर R2 मैक्सिमम है तो R1 क्या होगा, मिनिमम होगा। अगर R2 मैक्सिमम है तो यस अरे सर। ये वैल्यू तो कांस्टेंट है ना यार। अब अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है, R2 का ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये R1 का भाई क्या वैल्यू होगा, मिनिमम होगा। अरे नहीं आया, सही है ना। यस सर। अरे इसमें किसी को कोई डाउट, R1 प्लस R2 जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 60। अब अगर R2 का ये मैक्सिमम वैल्यू है तो R1 का तो वो मिनिमम वैल्यू होगा ना यार। हेलो, यस सर। नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर R1 का मिनिमम वैल्यू मेरे पास 20 डिग्री आ रहा है, अपने को पता है कि फर्स्ट सरफेस पर हम लोग क्या लगाएंगे, n1 sin I इक्वल्स टू n2 sin R1। हेलो, अरे यही तो कुछ आ रहा होगा, यही एंगल तो मेरा R1 है यार। हेलो, Yes, sir. अच्छा अब एक चीज को और समझते हैं,
अगर R1 मिनिमम है तो I भी तो फिर इन दैट केस मिनिमम ही होगा, यस सर। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे मेरा R1 भी इंक्रीज डिक्रीज करने लगता है। अरे यार ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ना यार, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो खैर नहीं बोल सकते, लेकिन एक्चुअली प्रोपोर्शनल तो खैर खैर बोल नहीं सकते हैं कि हाँ भाई आई को अगर इंक्रीज करते हैं तो आर भी इंक्रीज होगा, इसको डिक्रीज करते हैं तो वो भी डिक्रीज होगा। अरे नहीं होगा क्या? होगा। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर जब R1 मिनिमम हो रहा होगा एट द सेम टाइम फॉर दैट वैल्यू आई विल ऑल्सो बी मिनिमम। आया नहीं आया? अरे TIR में क्या सीखा था कि जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते हो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो इंक्रीज तो होता है ना यार। यस सर। वो तो हर जगह होता है ना, चाहे वो TIR हो चाहे ना हो। नॉर्मल रिफ्रैक्शन में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो इंक्रीज तो होते चला जाता है ना यार। हेलो यस सर। सर वो शुरुआत में क्या निकाले हैं सर? कहाँ पे? सर जो थीटा सी निकालने के लिए किए हैं साइन थीटा ये वाला? क्रिटिकल है। यस सर। हाँ ये एक्चुअली Critical angle। क्रिटिकल एंगल निकाल रहे हैं कि क्रिटिकल कौन से एंगल क्या सरफेस है? पे लगा है? क्या कौन से सरफेस? सेकंड सर्विस। क्रिटिकल एंगल कहाँ पे निकालेंगे जब रेज डेंसर से रेयर आ रहा होगा? डेंसर से रेयर रेज कहाँ पे आ रहा होगा बताओ? सेकंड रिफ्लेक्शन। तो कहाँ कंट्रोल, उधर कंट्रोल ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल। अरे ये क्रिटिकल एंगल तो सेकंड सरफेस पर ही निकलेगा ना यार, वो तो डेंसर से रेयर जब रेज आएगा तभी तो क्रिटिकल हो पाएगा। ओहो, अरे नहीं समझ में आया क्या? अरे हाँ खाना तो बोलो। हेलो सर आ रहा है, आगे बताओ। हाँ, अब क्या है कि आई हमारा क्या आया बेटा, ये हमारा मिनिमम है। क्यों एक्चुअली मिनिमम है? क्योंकि R1 उस टाइम पर मिनिमम है। R1 क्यों एक्चुअली मिनिमम है? क्योंकि R2 हमारा मैक्सिमम था। अरे सही है ना? यस सर। इससे ज्यादा अगर R2 देंगे तो फिर क्या होगा? TIR हो जाएगा, जो अपने को TIR नहीं चाहिए। ये तो क्रिटिकल एंगल तो है ना भाई साहब। सेकेंड सरफेस के लिए इंसिडेंस एंगल क्या है? R2 है। इससे ज्यादा अगर R2 को देंगे तो TIR हो जाएगा, और TIR अपने को नहीं मांगता। तो ये R2 का मैक्सिमम वैल्यू है। अब अगर R1 प्लस R2 अगर A दिया हुआ है, R2 मैक्सिमम है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि R1 का जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम वैल्यू आएगा, इससे कम हो ही नहीं सकता ये। अब अगर R1 मिनिमम है, इसका ये मतलब है कि इसको अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो I का भी जो वैल्यू आएगा वो मिनिमम आएगा। समझ नहीं रहा? तो साइन आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? N2 बाई N1 इंटू साइन ऑफ 20 डिग्री। अब देख लो जो आए यहां से वही आंसर होगा। सर साइन 20 का वैल्यू क्या होता है? क्या बता, उसको ये में ये कर लो ना, कन्वर्ट कर लो ना। हम तो एक शॉर्टकट तरीका बताया था ना। साइन 20 का अगर हमको वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे? 20 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 20 डिग्री को ना रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। हेलो यस सर। यस सर। ये 0 0 कैंसिल, तो ये कितना चला आया? पाई बाई 9। अब साइन पाई बाई 9 विल ऑलमोस्ट बी इक्वल्स टू पाई बाई 9। क्यों साहब? हम ये चीज बताए थे कि साइन 30 तक अप्रोक्सीमेट कर सकता है, दिक्कत नहीं। यस सर। अरे बताए थे ना यार। यस सर। तो साइन 20 का एक्चुअली वैल्यू कितना होगा? पाई बाई 9। अब उसको तो कैलकुलेट कर सकते हो। वैसा ये ऊट पटांग सवाल भी था, वैसा नहीं है वो।
विदाउट कैलकुलेटर उसको कैलकुलेट करना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर भी तो ये वाला चीज तुमको दिया हुआ है, वो √3/7, ये 0.6 को भी तो हम अप्रोक्सीमेटली 40 लिख रहे हैं। हमको क्या पता कि वो 40 होगा, हमको ये चीज पता है कि वो 30 से 45 के बीच में कुछ होगा, है ना। तो वो जब तक ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल नहीं दिया रहेगा तब तक हम एक्चुअली बता नहीं पाएंगे कि भाई क्या वैल्यू होगा। 36। क्या होता है 36? यस अरे सर। ये वाला क्लियर है ना सबको? हेलो, यस सर। Yes, sir. चलो देखते हैं नेक्स्ट। सर कौन आप सा? एक दिन बता देगा साइन जो होता है ना cos 180 होता है, -1 होता है, ये -1 ही क्यों होता है ये बताएंगे सर, आप बताए ही नहीं। बताओ, मैथमेटिक्स में आएगा कुछ करना होगा। सर बताइए। चलो किसी दिन मैथ्स टेस्ट कर टाइम मिलेगा तो देखें। कौन उसके पीछे माथा पच्ची चलते रहे, हाँ कहाँ गया? पहले तो ये सोचो कि तुम एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हो, क्या करना है जिंदगी में। सच में कलम सोच रहे थे क्यों पढ़ता है, क्यों सीखना ही क्यों। सीखना क्यों सीखना है, बता क्यों सीखना है। एक नॉर्मल क्वेश्चन तुम लोग सबसे पूछ रहे हैं, क्यों पढ़ा था, क्या कर लोगे पढ़ के? बताओ क्या कर लोगे पढ़ के? आगे क्या करना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, क्या करना है? अरे कौन सा क्वेश्चन बोल रहा है यार? नेटवर्क सही नहीं है क्या, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, किसी को कुछ सुनाई दे रहा है क्या, क्या ये लोग बोल रहा है? No, sir, ये Piyush का नेटवर्क थोड़ा वीक है सर। अच्छा, भास्कर बोल रहा फिट जी जानना है, इसलिए पढ़ रहा है। व्हाट अ जोक। चलो नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। सर 36 नंबर। 36 नंबर। अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली इन योर, ये तो ह्यूमन आई में आएगा, तो बताएंगे। सर आप कहीं और पहुंच। 36 नंबर। एक्सरसाइज कौन सा है? अच्छा ये हम 4 देख लिए। साइंस 3। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, हम 4 देखने लगे थे। Angle of minimum deviation is equals to angle of prism of an equilateral glass prism. The angle of incidence at which the minimum deviation will be, the angle of incidence at which minimum deviation will be obtained is, एक फॉर्मूला शायद तुमको दिया गया होगा, मिनिमम, एक सेकंड, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज हाँ सर इक्वल, वो sin A plus B। हाँ सर इसको डायरेक्टली भी सॉल्व किए तो हो गया। कैसा किया डायरेक्टली? सर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो ए होगा वो 60 डिग्री होगा, सही बात है। और डेविएशन भी इक्वल है तो वो भी 60 डिग्री होगा, हाँ तो अब और क्या है, आई प्लस ई 120 आ जाएगा। डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, आई प्लस ई माइनस ए आपको दिया हुआ 60 डिग्री, अरे यही तो बोल रहा है। और यस क्या सर। बोल रहा है कि एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ प्रिज्म ए ऑफ एन इक्विलेटरल, तो ये 60 ये I plus 60 तो एक 120 हो गया। यस 120 सर, इज इक्वल्स टू आई प्लस ई चला आया, मिनिमम डेविएशन में ये दोनों इक्वल होते हैं, आई और ई। और मिनिमम डेविएशन में अब हम भी जस्ट ही देख रहे थे किसी प्रॉब्लम में, किसमें देख रहे थे? हाँ खैर चल, कोई कोई बात नहीं, बस एक एक चीज का ये रख, ध्यान रख
कि अगर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कोई नंबर है 10, है ना। अब अगर ये एक्चुअली मिनिमम चाहिए तो ये दोनों इक्वल होना होगा, कुछ ऐसा ही कंडीशन होता है मैथमेटिक्स। एक साइड मल्टीप्लीकेशन वाला भी तुम्हारे लिए कंडीशन तो आता हो। खैर ये चीज को समझ कि अगर डेल्टा मेरे पास मिनिमम है आई प्लस, जय कोरोना, एक सेकंड रुक यार, अभी सब कोई हॉट वाटर पिया करो। हाँ। तो ये 120 डिग्री है और आई प्लस, ये तुमको एक्चुअली क्या पूछा, क्या मिनिमम डिविएशन। मिनिमम डिविएशन के लिए ना एक चीज को और समझाता है, थोड़ा सा हायर लेवल, लेकिन कोशिश करना समझने का। हम समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या लिखते हो, आई प्लस ई माइनस ए, सही है ना, है ना। हेलो, यस सर। हाँ। अभी क्या होगा जब तुम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में न जाओगे ना, तो इसका एक तुमको एक्सपेरिमेंट होता है, सेकेंड ईयर में होगा, सॉरी सेकेंड सेमेस्टर में होगा ये वाला एक्सपेरिमेंट, जिसमें वो लोग क्या करता है कि कोई भी अननोन मटेरियल का तुमको कोई चीज दे देगा और उसके बाद वो लोग बोलेगा कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। क्या मैसेज आ रहा? हाँ नितिन समझ गया बेटा। हाँ, तो वो लोग क्या करता है कि एक तुमको एक्चुअली मटेरियल दे देगा और लैब में एक, भूल गए क्या एक्चुअली मशीन का नाम तो होता था यार, जिससे वो लोग ना स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर होता है, जिससे वो लोग ना तुमको बोलेगा कि इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ। तो स्पेक्ट्रोमीटर, ये जो एक्सपेरिमेंट होता है ये ना ग्रुप एक्सपेरिमेंट होता है, तुम अकेले नहीं कर सकते, कम से कम 3 लोग चाहिए। तो पूरा एकदम डार्क रूम रहता है, जिसमें अब तो होता क्या है, इस मटेरियल को ये के ऊपर रखो, टेबल के ऊपर रखो। अब मान लो कि ये अगर तुम्हारा एक्चुअली प्रिज्म शेप में दिया हुआ, अब तुमको नहीं पता कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ये ग्लास भी हो सकता है, कोई और भी ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल हो सकता है। अब इसको जैसे ही जब वहां पे रखेगा ना, तो एक पीछे से एक आदमी जो है वो लाइट मारेगा, टॉर्च जलाएगा, तुम्हारा ही कोई फ्रेंड एक 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 ना टॉर्च जलाएगा, जो वो टॉर्च जलाने से फायदा क्या होगा कि लाइट किसी एंगल पर आकर के इससे एक्चुअली टकराएगा। स्पेक्ट्रोमीटर दोनों साइड लगा रहता है, जो ये मेजर करता है कि एंगल ऑफ डिविएशन कितना आया। अरे समझ पा रहा मेरा बात? स्पेक्ट्रोमीटर का काम है एंगल ऑफ डिविएशन कैलकुलेट करना। वैसे हर बार तुमसे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछा जा रहा है ना, तो जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता रहेगा तब तक तुम एंगल ऑफ डिविएशन ऐसे कैलकुलेट कर ही नहीं पाओगे। अब वहां पर चूंकि एक्सपेरिमेंट करना होता है कि तुमको यही निकालना है, तो ये निकालने का कुछ जुगाड़ चाहिए, तो वो जुगाड़ होता है स्पेक्ट्रोमीटर, कि तुम यहाँ से लाइट छोड़, वो वहां पर स्पेक्ट्रोमीटर तुमको रीडिंग बताएगा। अब होता क्या है ना, ये चीज को समझ कि अगर मान ले यहां से तुम अगर 90 डिग्री पे तुम अगर ये करते हो, छोड़ते हो, तो कुछ और वहां पर आएगा। इसको अगर घटाते 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 0 पे जाओगे तो वहां पर एंगल, अरे आएगा नहीं आएगा? हेलो,
अरे सुनाई तो दे रहा है, क्या बोल रहा है? अम्मी कहाँ बोल रहे हैं? यस सर, दे रहा है सर। यस सर। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ ना तो बोला करो ना यार, समझ में नहीं आता है कि तो उसमें वो लोग करता क्या है ना कि ये यहाँ से ना एक्चुअली मीन्स तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर जो तुम्हारा एक एक्चुअली मित्र होगा वो इंसिडेंट रे को चेंज करेगा। जो तुम्हारा मशीन होगा वो ऑटोमेटिकली रीडिंग देगा कि भैया डेल्टा कितना आ रहा है ना। तो वो एक तुम्हारा लाइट जलाएगा फर्स्ट पर्सन, अरे किसके लिए? इंसिडेंट रे के लिए। और एक जो होगा वो तुम्हारा रिकॉर्डिंग लिखेगा, किसका? डेल्टा का। डेल्टा का सिंपली वो रिकॉर्डिंग लिखता जाएगा। और तुम्हारा काम क्या होगा, जो थर्ड पार्टी है, कि इन दोनों के बीच में ना ग्राफ बनाओ। तो इन दोनों के बीच का जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ ऐसा बनता है, थोड़ा हायर लेवल में ही आएगा, जस्ट बता रहे हैं तुमको कि ये लोग दोनों के बीच का जो ग्राफ बनता है ना ये कुछ ऐसा बनता है। ये डेल्टा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब ये जो मिनिमम डेल्टा जो होता है ना, मिनिमम डेल्टा, ये वैल्यू को बोलते हैं डेल्टा मिनिमम, है ना। अब ये जो डेल्टा मिनिमम जो आता है ना वो I इक्वल्स टू ई पे आता है। हेलो, अरे तुम खुद से सोचो ना कि ये ग्राफ अगर ये जा रहा है तो ये कोई तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये तुमको डेल्टा मिनिमम दिखा रहा होगा। अरे कोई तो Yes, एक sir. ऐसा पॉइंट होगा ना जहां पर ये वाला वैल्यू मतलब मिनिमम, तुमको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ये वाला वैल्यू मिनिमम है? लग रहा है सर, है ही तो। हाँ है ही तो। I इक्वल्स टू ई पे तुमको एक्चुअली मिनिमम वैल्यू देगा। अच्छा, इसका एक और दूसरा भी पक्ष है। I इक्वल्स टू ई को छोड़ करके और कोई भी एंगल तुम अगर लोगे ना तो हमेशा तेरे पास दो वैल्यू आएगा जिसके लिए डेल्टा मिनिमम सेम होगा, जिसके लिए डेल्टा सेम होगा। कैसे वो चीज को भी समझते हैं? समझना, थोड़ा सा ध्यान समझना। आई को छोड़ करके मतलब इस पॉइंट को छोड़ करके और ये वाला पॉइंट मान लो कि हम अगर सेलेक्ट किए ये वाला पॉइंट मेरा I1 है, तो I1 के लिए डेल्टा का ना वैल्यू क्या आएगा? ये वाला, मानते हो बात को? इसको Yes, मान sir. लिया कि हमारा डेल्टा 1। अब अगर डेल्टा 1 यहाँ पर आ रहा है तो डेल्टा 1 यहाँ पर भी तो आएगा साहब। यस सर। मतलब ये वाला अगर वैल्यू I2 है तो I2 के लिए भी तो ये वाला ये तुम्हारा डेल्टा क्या दिखाएगा? डेल्टा 1 ही तो दिखाएगा। यस सर। ज्यादा डिफिकल्ट हो गया? यस सर। ज्यादा डिफिकल्ट हो गया? ठीक है सर मैं बोला समझ में आ गया। अच्छा, समझ में आ गया तो ठीक है। हाँ, तो हम क्या बोल रहे हैं कि I इक्वल्स टू ई के लिए तो एक्चुअली मिनिमम वैल्यू दिया, लेकिन ये इसको छोड़ करके और कोई भी अगर I लोगे ना तो उसके लिए दो I आएगा जिसके लिए डेल्टा सेम देगा। कैसे देगा वो चीज को समझते हैं? अरे यहाँ तक एक्चुअली क्लियर तो है ना कि I इक्वल्स टू ई को छोड़ करके और कोई भी वैल्यू लोगे तो उसके लिए दो एंगल के लिए डेल्टा सेम आएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। अच्छा, इससे एक लेवल थोड़ा हायर लेवल में लेके जाते हैं, थोड़ा सा वहां से और ज्यादा क्लियरिटी आएगा। एक चीज समझाए थे तुमको, एक चीज समझाए थे, याद है या नहीं है? नहीं है तो फिर से समझ। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ये वर्ड में नहीं समझाए थे हम, एक चीज समझाए थे आपको कि अगर कोई ग्लास स्लैब है, इस ग्लास स्लैब में मान लो कि अगर लाइट रे ऐसे इंसिडेंस हो रहा है, ये थोड़ा सा बेंड किया और फिर ये ऐसे तुम्हारा चला गया, ये एंगल ई, ये एंगल आई। हम आपको बताए थे कि एंगल आई और एंगल ई इक्वल होता है। कैसे होता है? क्योंकि अगर हाँ, वैसे तुम स्नेल्स लॉ से इसको प्रूव कर सकते हो। और हम एक और चीज बताए थे कि अगर लाइट रे को अगर इस पाथ से अगर मान लो कि फर्स्ट में तो लाइट रे को यहां से भेज रहे हैं तो ये पाथ पे जा रहा है,
अगर लाइट रे को ऐसे भेज देंगे तो ये इस पाथ को एक्चुअली पकड़ के जाएगा भाई साहब। हेलो, अगर उल्टा छोड़ दोगे ना तो ये यही पाथ को एक्चुअली पकड़ के जाएगा। यस सर। इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। कि अगर ये लाइट को अगर हम लोग रिवर्स पाथ से अगर डालें तो वो एग्जैक्टली वही पाथ पकड़ के जाएगा। समझ नहीं रहा बात को? आगे सर। सही है ना? यहाँ पे तो स्नेल्स लॉ ला करके तुम प्रूव भी कर सकते हो। हम शायद प्रूव करके तुम लोग को दिखाए भी थे, भूल गए यार। अरे लेना, ये वाला N1, ये वाला N2, ये वाला क्या है? N1 है। तो यहाँ पर अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ये मान लिया कि ये R है, तो ये एंगल भी R होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? N1 sin I, दिस थिंग शुड बी इक्वल्स टू N2 sin R। अब ये R है तो ये भी R है। यहाँ पर अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा? N2 sin R शुड बी इक्वल्स टू N1 sin E। अब ये दोनों पार्ट क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि N1 sin I इज इक्वल्स टू N1 sin E। N1 कैंसिल, इट मींस I इक्वल्स टू E। मतलब लाइट अपने पाथ को रिट्रेस कर ले रहा है। हेलो, यस सर। अब सोचते हैं, अब वही चीज को समझते हैं। अब डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या आया मेरे पास भाई साहब? I प्लस E माइनस ए तो खैर कांस्टेंट है, तो इसको मार दो गोली, हटाओ इसको। अब I और E पे समझते हैं कि किसी एक वैल्यू के लिए मान लिया कि I के किसी एक वैल्यू के लिए कुछ डेल्टा आया। अब अपने को ना पता है कि अगर यही वैल्यू को यहां रख देंगे, सही है ना? अगर I का जो भी वैल्यू आया, इसके लिए E का तुमको कुछ वैल्यू मिलेगा। जैसे एक तुमको एग्जांपल समझाते हैं। A मान लो कि अगर 60 डिग्री है और डेल्टा मिनिमम जो आया या डेल्टा जो आया, ये मान लिया कि भैया 90 डिग्री है। अब अगर 90 डिग्री है तो 90 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? I प्लस E माइनस 60। सही है ना? हेलो, यस सर। यस I सर। प्लस E इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 150। यस सर। अब I और E को इंटरचेंज कर सकते हैं ना? क्यों? क्योंकि अगर I को मान लो कि फर्स्ट केस में रखे 80, तो E कितना आया? 70। अब वहाँ कहाँ सोचो कि जाएगा? अगर I को हम 70 भी तो रखेंगे तो वही पाथ को रिट्रेस करेगा ना यार। यस यस सर। सर। समझ में आया मेरा बात? तो इसलिए I इक्वल्स टू E को छोड़ करके और किसी भी पॉइंट पर तुम अगर जाओगे तो हमेशा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा आएगा जब डेल्टा जो होगा, एंगल ऑफ डिविएशन जो होगा, वो सेम होगा। हेलो, यस सर। अरे कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ? हुआ सर सर। मुझे ये नहीं समझ में आया सर, इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से कैसे रिलेट किया आप सर? ये I इक्वल्स टू E जो तुम्हारा दिख रहा है, तो अब I के लिए कोई एक, जैसे मान ले कि अगर कोई एक वैल्यू हमारे पास आया, यहाँ पे हम ना मान लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरा 60 डिग्री है, जिसके लिए E का जो वैल्यू आया, मान लेते हैं कि इस केस में मेरा E का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 80 डिग्री। अरे मान सकते हैं ना? यस सर। अब इसका मतलब क्या हुआ देखते हैं कि अगर इसको यहां से अगर लाइट भेज रहे होते तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? 80 होता है। यस सर। तो एंगल ऑफ तुम्हारा इमरजेंस फिर क्या होता है? 60 होता है। 60। तो डेल्टा तो वही आता। यस सर। यस समझ सर। में नहीं आया मेरा बात? आ गया सर, अब आ गया। यस सर। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ? जैसे ये अगर 60 है तो एंगल ऑफ तुम्हारा इमरजेंस कितना है? 80 है। अब तो सोच ले, अगर उल्टे डायरेक्शन से अगर भेज रहे होते तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता। तो एंगल ऑफ तुम्हारा इमरजेंस फिर उस केस में क्या होता है? 60। यस सर। यस सर। Out of अंडरस्टूड।
आउट ऑफ सिलेबस है। अरे आया नहीं आया यार, अरे आया नहीं आया ये तो बताओ क्या आ गया डाउट है। सर। आ गया सर। चलो झूठ मूठ का माथा पकवाया है तुम लोग इसमें। ये वैसे ये भी तुम्हारा +2 में आएगा। क्या है ना कि ये क्लास 10th और +2 का जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ना, अब वो में कोई बाउंड्री लाइन है नहीं कि भाई इसको एक्चुअली कहाँ तक लेकर के जाना है। क्यों? क्योंकि यूजुअली लोअर लेवल और हायर लेवल में जो बाउंड्री लाइन है ना वो ना मैथमेटिक्स का है। अब इसमें जो कैलकुलस बेस्ड जो मतलब जितना भी प्रॉब्लम था, चलो उसको तुम 10th लेवल से एक्सक्लूड कर सकते हो, लेकिन ये सब तो ना लॉजिक बेस्ड है ना, तो ये सब को तो समझना ही होगा इसी लेवल में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है कि नहीं, है ना। इसी लेवल में इस चीज को तो आपको सीखना ही होगा कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। अरे हुआ नहीं हुआ? सर हाँ सर लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा क्या? कहाँ पे? हाँ कहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा? सर ये ऑप्टिक्स में। तुम्हारे एनसीईआरटी में तो नहीं है। ओके सर। एनसीईआरटी में देख ले कहीं पर भी वो लेंस मेकर्स फार्मूला नहीं है। लेंस मेकर्स फार्मूला जो है वो एक्चुअली +2 के एनसीईआरटी में, इस लेवल में तो पूछेगा नहीं, ये तो श्योर। इस लेवल में तो तुम्हारे लिए मिरर्स फार्मूला भी नहीं है। इस लेवल में तुम्हारे लिए मिरर्स फार्मूला भी नहीं है, किसी भी फार्मूले का डेरिवेशन ऑप्टिक्स से तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे लिए 10th में एनसीईआरटी लेवल में साइन कन्वेंशन को अच्छे से समझना है कि कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, दैट्स इट। वो चीज को तुम अगर एक्चुअली समझ लिया, बस तुम्हारा कहानी वहीं तक है। इमेज डिस्टेंस कैसे निकाले, मैग्निफिकेशन कैसे निकाले, और उसके लिए सबसे सिंपल चीज है साइन कन्वेंशन का अच्छा प्रैक्टिस होना। और उसके लिए तुमको डीपीपी दिए हुए हैं, एक एक प्रॉब्लम कर ले, मेरे ख्याल में जब कर लेगा तो अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। थोड़ा सा अगर मान लो एनटीएसी लेवल में जाना चाहते हो तो ये सब जो तुमको ये वाला जो बता रहे थे प्रिज्म का अच्छा आइडिया होना ही चाहिए। और दूसरा एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ का आइडिया होना चाहिए। वेलोसिटी का आइडिया होना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज जो होगा वो प्लेन मिरर में भी निकालना सीखना होगा, स्फेरिकल में भी कुछ हद तक सीखना ही होगा, है ना। लेकिन उसके लिए चक्कर है सर कि स्फेरिकल के लिए अपैरेंट कैलकुलस डेप्थ। हाँ सर अपैरेंट डेप्थ रियल डेप्थ वो एक बार वापस सिखा दो। अब भी कितना टाइम है, सिखा देंगे, सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 मिनट रह गए, इसमें तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कल हमको याद दिलाना, कल हम पक्का वो वाला टॉपिक करा देंगे, है ना। ओके सर। सर कौन से लाइट का सबसे ज्यादा एनर्जी होगा सर? मतलब क्या कौन से कलर होगा? का? कौन से कलर का लाइट का सबसे ज्यादा एनर्जी होता है? एनर्जी किसका ज्यादा होगा? मेरे ख्याल में रेड का होता, नहीं सॉरी, एक सेकंड। एनर्जी किसका ज्यादा होगा पता नहीं, मेरे ख्याल में सबका इक्वली होता होगा, पता नहीं, हमको तो आइडिया नहीं, देख के बताएंगे। सर एनर्जी ऑफ जो भी आएगा सर वो एनर्जी ऑफ फोटोन की तरह काम ही करेगा ना सर? एनर्जी ऑफ हाँ हाँ फोटोन हाँ, होता है। मेरे ख्याल में सेम ही होना चाहिए, क्योंकि फोटोन तो सर सब में फ्रीक्वेंसी तो सबका डिफरेंट होता है ना सर? जो भी रेड लाइट है उसका फ्रीक्वेंसी अलग है, वायलेट है उसका अलग है सर, सबका अलग फ्रीक्वेंसी अलग होना। सोर्स पे ना डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है। वेवलेंथ तुम्हारा चेंज होता है, जैसे कोई भी वेवलेंथ मीडियम में आ तुम्हारा रहा है चेंज तो उसका होता है, वेवलेंथ तो फ्रीक्वेंसी हमेशा तुम्हारा चेंज होते सोर्स रहेगा। पे डिपेंड होता है। फ्रीक्वेंसी तेरा सेम भी हो सकता है, क्या दिक्कत है उसमें? सर अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो तो लेकिन हर एक एक कलर चीज है को कि ना, हमें। सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक चीज है कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर तुम्हारा शायद एक्चुअली कलर डिपेंड करता है। कलर डिपेंड तो उसी पे करेगा ना सर हाँ हाँ सही फ्रीक्वेंसी। बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात। फ्रीक्वेंसी के ऊपर तुम्हारा एक्चुअली कलर डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि वो सोर्स पे तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है, सही बात है।
सर तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसका होता है सबसे? फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा है सबसे? फ्रीक्वेंसी मेरे ख्याल में रेड का ही ज्यादा होता होगा वैसे, देखना होगा, पता नहीं हमको भी क्या है एक्चुअली। ब्लू कोई बोल रहा है ब्लू का है, सच में हमको तो आइडिया नहीं है कि फ्रीक्वेंसी मतलब याद नहीं है। क्या आशुतोष ब्लू का फ्रीक्वेंसी सबसे सबसे ज्यादा है? यस सर, पियर्सन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्लू का होता होगा, होता होगा, सच में हमको याद नहीं। रेड का सबसे कम होता है लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, और बोलो। और बोलो। अरे ये सब तो जनरल नॉलेज का सवाल है। कोई नहीं कैलकुलेटिव सर, वो चीज क्वेश्चन पूछ रहा है कि मतलब क्या? एक्सरसाइज 4 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, किसका वेलोसिटी मैक्स मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, किसका फ्रीक्वेंसी का होता है, सब। यस सर। चलो कोई ना। वेवलेंथ वाला तो एक्चुअली क्वेश्चन में ना पता नहीं एक दो बच्चा और पूछ रहा था, वहां पे फंसने वाली बात क्या, वेवलेंथ होता क्या है? अरे ये भैया ट्रांसवर्स वेव है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अरे ये गैप को तो वेवलेंथ बोलते हैं ना। यस यस सर। सर। इसको जो टाइम ट्रेवल जितना टाइम लगा एक वेवलेंथ कंप्लीट करने में, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। यस सर। अच्छा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? लैम्डा अपॉन टाइम। अरे ये तो लिखेंगे। यस सर। और 1/टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। हेलो। यस सर। अब इसमें नहीं पता, बहुतों का हम देख रहे हैं कि वो ना डाउट तो होने लगता है कि अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रेवल कर रहा होता है, हम एक चीज बार बार बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रीक्वेंसी सोर्स पे डिपेंड करता है। तो अब जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाएगा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? v अपॉन लैम्डा। अब आपको यहां पर सोच रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, किसी और मीडियम में अगर जा रहे हो, वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी अगर मान लो कि अगर डिक्रीज हो रहा है, तो लैम्डा को फिर क्या होना होगा? सर डिक्रीज ही होना पड़ेगा ना। डिक्रीज भी डिक्रीज ही होना होना पड़ेगा, पड़ेगा। तभी तो ये दोनों इक्वल हो पाएगा। हेलो, अरे सही है ना यस यार? सर। यस सर एक सर। बार कलर का वेवलेंथ और ये फ्रीक्वेंसी बता दो, किसका ज्यादा होता है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सके इन्होंने। पता नहीं, वो चीज के लिए तुम ना सर्च कर ले, क्योंकि वो हमको एक्चुअली मतलब जनरल नॉलेज वाला आइडिया नहीं है कि वे किसका ज्यादा होता है। ये शायद तो आशुतोष बता रहा है रेड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, रेड का फ्रीक्वेंसी शायद सबसे कम होता है, और ब्लू का फ्रीक्वेंसी शायद सबसे ज्यादा तो होता है। देख लेना, शायद एक्चुअली मॉड्यूल वगैरह में भी चार्ट वार्ट बना के दिया हुआ। एक बार देख लेना, ये मैं एक्चुअली मॉड्यूल वगैरह में देख लेना, या एनसीईआरटी में ना देखना, शायद कहीं पे चार्ट वार्ट कुछ दिया हुआ। मेरे को याद नहीं है कि भाई किसका ज्यादा किसका कम है, क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिकल लॉजिक कुछ नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टोटली डिपेंड करता है सोर्स के ऊपर। मैथमेटिकल लॉजिक फ्रीक्वेंसी का कुछ भी नहीं है, ये चीज हमेशा दिमाग में रखो। हेलो, अरे हाँ ना, खाना तो बोलो ना, पता नहीं क्या हो रहा। हेलो मनीष। यस सर। हाँ, फ्रीक्वेंसी का मैथमेटिकल लॉजिक कुछ भी नहीं है, वो जो है वो टोटली सोर्स पे तुम्हारा डिपेंड करता है। यहां से ये जो भी तुम फ्रीक्वेंसी निकालोगे वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। अब तुम खुद से सोचो कि v इज इक्वल्स टू लैम्डा एफ है, तो ये f कांस्टेंट है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि v और लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे यही तो बोलेंगे यार। यस सर। अब v और लैम्डा मान लो कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अब तुम अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में आओगे तो तुम्हारा वेलोसिटी कम होगा,
तो वेलोसिटी कम होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा भी कम होगा। हेलो, यस सर। अब अगर तुम डेंसर से अगर रेयरर में जाओगे तो तेरा वेलोसिटी इंक्रीज होगा, हेंस लैम्डा भी इंक्रीज होगा। होगा नहीं होगा यार, हेलो बोलेगा। यस सर, बस फ्रीक्वेंसी। यही, हाँ तो बस ये वाला चीज को तुमको ध्यान में रखना है। फ्रीक्वेंसी लैम्डा, फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी और वेवलेंथ रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा बस यहीं से सॉल्व होगा, इसके अलावा तेरे पास और कोई फॉर्मूला नहीं है। और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन के लिए तो खैर कोई फॉर्मूला है ही नहीं तुम्हारे लिए। फ्रीक्वेंसी के लिए बस हम लोग ये चीज बता पाएंगे कि भाई क्या कांस्टेंट है और क्या कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हेलो, अरे पीयूष कहाँ चला गया? यस सर। हाँ हुआ क्लियर? यस सर, ये तो क्लियर था सर, वो वेवलेंथ का दिक्कत हो रहा है मुझे, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का। हाँ तो बोल क्या दिक्कत है, बताएंगे बता। सर कलर वाले में ये वो तो देख लेंगे हम, चार्ट डाउनलोड कर लेंगे गूगल से। हाँ तो उसका और कोई लॉजिक नहीं है, तुमको चार्ट ही देखना होगा। उसमें भी सब कुछ याद नहीं रखने का है, मिनिमम का याद रखो, मैक्सिमम का नहीं याद रखो। मिनिमम का याद रखो, एक रफ आइडिया रखो कि हाँ वो हो क्या रहा है।